हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि कब केवल और केवल डॉक्यूमेंट एविडेंस ही हम कोर्ट में लाएंगे और ओरल एविडेंस कोर्ट में कब नहीं ला सकते। यही बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें दो सेक्शन जो मेनली है हमने डिस्कस करने हैं, सेक्शन 91 और 92। जो सेक्शन 92 है वो सेक्शन 91 का ही कंटिन्यू पार्ट है। इसके लिए आपको सेक्शन 91 अच्छे से समझना होगा, जो कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, उसको देख लेना और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस लाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम एविडेंस देते हैं कोर्ट में तो हम दो तरीकों से दे सकते हैं, चाहे ओरल दें चाहे हम रिटन दें। ओरल की बात करें तो सेक्शन 60 जो है उसमें बताया गया है ओरल एविडेंस के बारे में कि हम ओरल एविडेंस जो है कोर्ट में दे सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट होना चाहिए। उसमें हेयर से एविडेंस एक्सक्लूजन है। ओके, हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए। अगर रिटन की बात करें, डॉक्यूमेंट्री की बात करें, तो वो सेक्शन 64 में बताया गया है कि हम डॉक्यूमेंट एविडेंस भी दे सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो सेक्शन 64 कहता है। इसके साथ ही हम फोटोज कॉपीज भी दे सकते हैं। वो सेक्शन 65 में कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस पे हम फोटो कॉपीज दे सकते हैं किसी ओरिजिनल की, लेकिन पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ओरिजिनल को मिलेगी, ये सेक्शन 64 कहता है। अब इन दोनों को ही डिफरेंशिएट, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस लाने के लिए जो रोल प्ले करता है सेक्शन, वो करता है सेक्शन 91। सेक्शन 91 हमें ये क्लियर कर देता है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आएगी तब हम ओरल एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते। जब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि रिटन में है, जो कि एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, हम उसको ओरली जो है उसके कॉन्टेक्ट को, यानी कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है, हम उसको कोर्ट में एज ए ओरल जाकर प्रूफ नहीं कर सकते। हमें उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सेक्शन 91 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जब हमारा कानून कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को रिटन में बनाओ, और दूसरा पार्ट रहेगा कि जब हमारा कानून ये कहता नहीं है कि इसको रिटन में बनाओ और ना बनाओ, ये हमारी खुद की चॉइस है। अब पहले पार्ट की बात करें, जब हमारा कानून कहता है कि इसको रिटर्न में होना चाहिए, तो ऑब्वियस है हम उसको रिटर्न में ही बनाएंगे। उसको हम ओरली जो है उसको बनाए या ना बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें जो है उसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि अगर ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉ के द्वारा जो है वो मान्य है कि उसको हमने रिटर्न फॉर्म में ही करना है, तो हमें उसको रिटर्न फॉर्म में करना पड़ेगा और उसके डॉक्यूमेंट को लेकर जाकर हमें कोर्ट में देना पड़ेगा, तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ये था कि जब हमारा कानून ये कहता है कि आप इसको बनाओ या ना बनाओ, फिर भी हम उसको रिटर्न में बना लेते हैं, तो क्या ये हमारे ऊपर कंपल्शन है कि हम कोर्ट में जाकर ओरली दें या फिर रिटर्न दें? ये आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये चॉइस है कि हम इसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम रिटर्न फॉर्म में करें या ना करें, हमारे पास ये चॉइस है। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं, एक बार रिटर्न फॉर्म में हो गया, तो हमें उसको एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर। हम उसको ओरली प्रूफ नहीं कर सकते। हमारे पास उसको रिटर्न फॉर्म में, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में करने से पहले ऑप्शन जरूर है कि हम उसको ओरली करें। अगर हम ओरली कर देते हैं तो हम उसको जो है ओरल जाकर कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हमने उसको डॉक्यूमेंट बना दिया, रिटर्न में कर लिया, तो हमें जो है कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हमें उसको एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ओके, अब इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में।
रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि सेल डीड हो गई, 100 रुपये से ज़्यादा की सेल डीड को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ये सेक्शन 17 कहता है। अब सेक्शन 49C में ये बताया गया है कि अगर हम उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करते तो क्या होगा। सेक्शन 91 जिसमें कि ओरल एविडेंस को बाहर कर दिया गया है, केवल डॉक्यूमेंट एविडेंस ही मान्य है कोर्ट में, उसकी बात करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जब हमारा कानून हमें कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस बनाना है और कोर्ट में लेकर आना है, इस केस में अगर हम उस डॉक्यूमेंट, हमारा कानून कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी होना चाहिए, अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करते तो क्या हम उसको एज ए ओरली या फिर रिटन में कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 क्लोज सी है वो ये कहता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो रिटन फॉर्म में है लेकिन वो रजिस्टर नहीं है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको कि रजिस्टर होना जरूरी है, तब हम उसको सेक्शन 91 में ना तो हम ओरल दे सकते हैं ना तो हम डॉक्यूमेंट्री दे सकते हैं, हम उसको कोर्ट में लेकर जा ही नहीं सकते। चाहे हमने उसको रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको रजिस्टर नहीं करा तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेगी एज ए एविडेंस। सो कई बार ऐसी सेल डीड्स होती हैं जो कि रजिस्टर नहीं होती। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने आपस में कोई प्रॉपर्टी सेल करी और खरीदी और उस प्रॉपर्टी की कीमत थी 100 रुपये से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं करा, हालांकि उन्होंने एक रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लिया। अब सेक्शन 91 कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सेल को प्रूफ करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है, हम उसको ओरल प्रूफ नहीं करेंगे, हम डॉक्यूमेंट को, उस सेल डीड को कोर्ट में लेकर जाएंगे और प्रूफ करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है उसको रजिस्टर भी होना जरूरी है। 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की सेल करेंगे, उसको रजिस्टर होना जरूरी है। अगर हमने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर ही नहीं करवाया होगा तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये कहता है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट। चाहे हमने उसको रिटर्न फॉर्म में करा लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया, फिर भी हम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी। सो रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 49C में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना भी जरूरी है, तभी जो है सेक्शन 91 प्रिवेल करेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 के कैपेसिटी में आता है तो। अगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होना या ना होना जरूरी है तब तो बात चल जाएगी। अगर कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, तब हमें रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, तभी कोर्ट मानेगी। मैंने एक एग्जांपल दी, अच्छे से आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है जिसको सेक्शन 91 में बताया गया है। पहली एक्सप्लेनेशन है जहां पर एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो हमें क्या करना होगा। एक डॉक्यूमेंट, 1 और 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन इसकी 1 कहती है, इसमें यह कहा गया है कि दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू द केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स और disposition of property refers to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one। अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट के एक डॉक्यूमेंट है या फिर कोई एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, तो वो दोनों इक्वली जो होंगे वो इक्वली माने जाएंगे, दोनों एक तरह से इक्वली ही माने जाएंगे, उनको अलग अलग प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि एक ओरिजिनल है या फिर एक के ज़्यादा ओरिजिनल है। मान लीजिए 2 ओरिजिनल हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, हमें दोनों को अलग अलग प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, अलग अलग डॉक्यूमेंट एविडेंस देने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है, हम एक को ही प्रूफ कर दें वही सफिशिएंट है। अब
एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है? इसकी एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो ये कहती है कि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ओरली प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में करा है तो हमें उस डॉक्यूमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा एज ए डॉक्यूमेंट कोर्ट में। लेकिन एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि अगर उस टर्म से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स लिखी होंगी कि ये बातें लिखी होंगी, ये बातें फुलफिल करनी है दोनों पार्टीज को, उसके अलावा अगर कोई हमारे पास ऐसा फैक्ट आता है कि जिसको जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, तब हम उसको ओरल प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, इनके बीच में कुछ सेल हुई, कुछ परचेस हुई, और उस सेल परचेस में कुछ उन्होंने कंडीशन फिक्स करी कि तू मुझे इतनी तारीख को देगा ये सामान, मैं तुझे इतनी तारीख को पैसे दे दूंगा। अब ये कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट में हुई, एक डॉक्यूमेंट में हुई, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में कोई भी जो है प्लेस स्पेसिफाई नहीं थी कि कहां पर वो आपको सामान देगा और कहां पर वो उसको पैसे देगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट मेंशन थी। अब उस प्लेस को लेकर कोर्ट में हम ओरल जो है एविडेंस दे सकते हैं, ओरल एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं, लेकिन किस तारीख को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है, हम उसको लेकर ओरली जो है कोर्ट में बात नहीं कर सकते। वो तो साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही हुआ है, उसकी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगी उसके ऊपर हम ओरल एविडेंस जो है कोर्ट में दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में साफ साफ मेंशन है उसके ऊपर हम कोई भी बहस कोर्ट में नहीं कर सकते। सो ये कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन 3rd। सो दोस्तों यही था सेक्शन 91। बस इतना सा समझना है आपको सेक्शन 91 में, और आपका सेक्शन 91 कंप्लीट। अब सेक्शन 92 में आगे क्या बात करी गई है वो आगे सेक्शन 92 में देखेंगे। सेक्शन 91 का ही आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 92 को, वो उसका अगला पार्ट है। सो इसके सेक्शन 92 के ऊपर भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ आप हमारे चैनल पे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज कर दीजिएगा।